students, how are you? And now today is the Monday and new week will start, so I hope you are fresh and full of energy. So let us start our study from some problems जो आप लोगों ने कुछ पूछी हैं, and then if time will left some topics also. So लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अभी तक भी वीडियो नहीं देखी है, ना ही उन्होंने नोट्स बनाए हैं. तो सब बच्चे रेगुलरली और डेली का काम डेली करें, काम पेंडिंग ना छोड़ें, ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. जो मेरे से कुछ प्रॉब्लम पूछी थी, एक बच्चों वैसे सुपर कंडक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी दो प्रॉब्लम है. एक बच्चे ने पूछी है सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है. सिंपल सी बात है, आपने क्या पढ़ा है, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज and vice versa. If temperature decrease, resistance decrease. At a particular temperature the resistance becomes zero. जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है किसी भी कंडक्टर का, तो उस टाइम रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है कि उस टाइम वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, नो रेजिस्टेंस. बट ये आइडिया तुम्हें बहुत लो टेम्परेचर पे मिलता है. मरकरी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे एज ए सुपर 4 केल्विन पे एज ए सुपर कंडक्टर काम करती है. तो जो अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है. अदरवाइज तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करेंगे, मोबाइल बहुत फास्ट काम करेंगे अगर सुपर कंडक्टर हमें रूम टेम्परेचर पे मिल जाए. तो क्लियर हो गया. यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है किसी भी कंडक्टर का, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका, और उससे नीचे वो एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करता है. क्लियर. ये चीज़ है मरकरी 4 केल्विन पे जाके, यानी कि -269 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एज ए सुपर कंडक्टर काम करती है, जो अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है. हो गया क्लियर सबको. रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो कोलिजन खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच का. तो दिस इज द सुपर कंडक्टिविटी. क्लियर हो गया अब तो ये दो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में थे. 29 और 30 दोनों का मैंने लॉजिक दे दिया है, और वैसे भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया है. ठीक है, ओके. आगे शुरू करते हैं अब हम अपनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है मेरे से, शॉर्ट आंसर वाला. ये क्या था, 2 स्क्वायर मेटल्स प्लेट आर सेम थिकनेस एंड मटेरियल. यानी कि क्या कहा उसने, सेम थिकनेस, दोनों की ये थिकनेस सेम है, एंड सेम मटेरियल. मटेरियल सेम कहने का क्या बेनिफिट है, रेजिस्टिविटी सेम है दोनों की. सेम मटेरियल, द साइड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ साइड ऑफ ए, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब देखो, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. द रेजिस्टेंस ए एंड बी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी आर डिनोटेड बाई आर ए एंड आर बी. फाइंड आर ए बाई आर. देखिए जो भी गिवन है, वी नो वेरी वेल, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. क्लियर. एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू डिस्टेंस, रो एल बाई एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और थिकनेस, एल इंटू डी. क्लियर. तो एल इंटू डी आ गया आपका. और अब आप देखिए तो आर ए कितना आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि रो एल बाई एल इंटू डी. एल से एल कैंसिल हो गया, रो बाई डी. सिमिलरली आर बी कितना आ गया, रो एल कितनी है उसकी, ट्वाइस एल डैश बाई एल डैश इंटू डी, रो इंटू 2l बाई 2l इंटू डी. 12 कैंसिल, तो रो बाई डी बोथ आर इक्वल, तो आर डी क्या आ जाएगा, दोनों की रेशो बच्चों कट के 1 आ गई. आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू रो बाई डी अपॉन रो बाई डी विल कैंसिल, सो इज इक्वल टू 1. तो आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू 1:1. ये प्रॉब्लम हो गया. और कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे हैं बच्चों ने, वो बता देता हूँ आपको मैं. पहली प्रॉब्लम मैंने आपको करा दी थी. अब जो और नए न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है बच्चे ने मेरे से.
देखिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 22, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए वायर ऑफ 5 किलोमीटर लॉन्ग। एल कितनी है? 5 किलोमीटर। किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। सो 5000 मीटर लेंथ की वायर बन लेंगे। आप देखो, हर चीज़ एक प्रैक्टिकल अप्रोच में है। जो आपकी खंभों पे पोल के ऊपर जो तारे होती हैं उसकी बात कर रहा है ये। कैलकुलेट द कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए वायर ऑफ 5 किलोमीटर लॉन्ग हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, R is equal to 5 ohm. The density of copper is 8.9 10 की 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and resistivity of copper is 1.7 10 की -8 ओम मीटर। क्या निकलवा रहा? कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। अब आप देखिए मास का फॉर्मूला कहां से आए, देखना जरा। आप क्या जानते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आपके पास रो भी एल भी है। इस एरिया को खत्म किया जाएगा और मास लाया जाएगा यहां। जानते हैं आप डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू एम बाई डी। सो ए इज इक्वल टू एम बाई डी एल। ये लो बच्चों, तो ए को किससे रिप्लेस कर दो? एम बाई डी एल से। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई एम अपॉन डी एल। इसको ऊपर ले जाइए, रो एल स्क्वेयर डी बाई एम। क्या चाहिए आपको? एम। तो क्या फॉर्मूला बन गया? रो एल स्क्वेयर डी बाई आर बच्चों, रो एल स्क्वेयर डी बाई आर। दोबारा देख लो, आप जानते हैं रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें चाहिए मास, तो इस एरिया को रिप्लेस करेंगे हम। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो मास अपॉन डेंसिटी आ गया। डेंसिटी को नीचे ले आए। डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। बताइए आपको वायर का। तो एल को नीचे ले जाइए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ आ गया। रख दीजिए वैल्यू। रो एल स्क्वेयर डी बाई एम। एम क्या आ जाएगा? रो एल स्क्वेयर डी बाई, बस वैल्यू रो एल बाई एम बाई डी एल। डी एल ऊपर चला गया, तो रो एल स्क्वेयर डी बाई एम। एम को ऊपर ले जाइए, तो रो एल स्क्वेयर डी बाई आर। अब आप सारे आपके पास सब वैल्यूज हैं। रेजिस्टिविटी इज 1.7 10 की पावर -8। लेंथ 5 इंटू 10 की 3 लिख देता हूँ का स्क्वायर, एंड डेंसिटी इज 8.9 10 की पावर 3 बाई रेजिस्टेंस इज 5 ओम। क्लियर? अब तो आपको देखिए, m इज इक्वल टू 1.7 इंटू 25 इंटू 8.9 इंटू 10 की पावर, देखना बच्चों 6 और 3 9 में से 8 गई, एक बची बस +1, एक नीचे अपॉन 5 आपका, ये 5 आ गया। अब देख लीजिए आप, इस सब को मल्टीप्लाई कर लो, ये लगभग आ रहा है आपका 756.5 kg। क्लियर? तो ये है आपका 89 इंटू 5 इंटू 1.7 करोगे तो ये आपका इंटू ये है ही, तो ये आ गया आपका मास ऑफ द वायर। तो आपको इतनी कॉपर चाहिए, इतनी 5 किलोमीटर लंबी तार बनाने के लिए, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो। क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमें फॉर्मूला पहले सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि इजी पड़े, फिर हमें उसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये आ गया 22nd क्वेश्चन आपका। इसके बाद चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मेरे से पूछा है वो है, अब क्वेश्चन नंबर पूछा गया है बच्चों 30th, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का पहला ही क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। ये तो ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 30 न्यूमेरिकल
द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 1 डिग्री एट टेम्परेचर कितना 160 डिग्री सेल्सियस इज 132 ohm. How much? 132 ohm. The resistance of tungsten filament at 160 degree Celsius is 132 ohm. What will be the resistance at 400 degree Celsius? The temperature coefficient of resistance of tungsten is alpha is equal to 4.5 into 10 की -3 पर डिग्री सेल्सियस। रखिए वैल्यूज। बच्चों गलती आपसे क्या होती है, आप ये सोचते हैं R इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है फॉर्मूला। आप सोचते हैं कि ये आर नोड पहले वाला है। नो, आर नोड 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट फॉर R1 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 एंड देन R2 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2, यानी कि आर नोड 1 प्लस अल्फा इज हाउ मच 4.5 इंटू 10 की -3 160 इंटू क्लियर। सेकेंड आर नोड 1 प्लस 4.5 10 की -3 इंटू 400। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट इन फर्स्ट केस R1, R2 बाई R1 कर लो, बेटर रहेगा। R2 बाई R1 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 400 अपॉन आर नोड 1 प्लस 4.5 इंटू 10 की -3 इंटू 160। आर नोड विल कैंसिल आउट, पुट द वैल्यू ऑफ R1 इज 132 इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4.5 इंटू 10 की -1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4.5 इंटू 10 की -1 इंटू 1.6। सिंप्लीफाई कर लो। अब तो आपको ये सॉल्व करना है बस। क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.45 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 0.45 इंटू 1.6 R2 सॉरी 132 इंटू 1 प्लस 18 4 पंजे 20 4 चौक 16 2 18 ये लो 1.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 16 पंजे 80 0 16 चौके 64 और 8 72 2.72 ये 2.8 अपॉन 1.72 इंटू 132। सो ये आ रहा है आपका लगभग 215 डिग्री सेल्सियस। तो क्या गलती आपसे होगी कि आप सोचते हैं कि ये आर नोड जो है पहला फर्स्ट टेम्परेचर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड R2 ये सेकंड है। नो, आर नोड इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक इट R1। तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक R1 के लिए एक R2 के लिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आर नोड कैंसिल होके अब आपका ये मेथड हो जाता है और ये आपका आंसर निकल जाता है। कैलकुलेशन सिंपल है, वो आप कर लेंगे। तो सबकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर अल्फा गिवन है, इसमें भी 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस एट 300 केल्विन at T1 is equal to 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. At what temperature the resistance of the wire will be 2 ohm? R2 is equal to 2 ohm और T2 ये रिक्वायर्ड है, आपसे पूछ रहा है। सोचिए क्या हो जाएगा। एक्चुअली सबसे मेन बात क्या है, थोड़ा सा सोचने की चीज़ें जो की ज़रूरत होती है। फिजिक्स है, आपको पता है, टोटल लॉजिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में है।
समझ में आ गया। ये पर डिग्री सेल्सियस है केल्विन में, तो इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में। तो T1 कितना आ जाएगा आपका 300 माइनस 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा और फाइनली लास्ट में जाके आप उसको बदलेंगे, वो बताऊंगा कैसे। तो ये चीज़ दोबारा समझ लो, अल्फा इज इन पर डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इन केल्विन। तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट जरूर करेंगे, तो ही ये न्यूमेरिकल इजीली होगा आपसे। अगर ये पर केल्विन होता तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये पर डिग्री सेल्सियस है तो अब आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। तो बस अब तो R1 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 और R2 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। आपके पास सब कुछ है। R1 कितना है 1 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इज हाउ मच 27 और R2 इज इक्वल टू 2 चाहिए, आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 27 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T2। 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 और यू कैन से 27 डजेंट मैटर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा इंटू 27। एक माइनस होकर ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू 27 बाई अल्फा। ऐसा कट नहीं सकता अल्फा, ये 1 प्लस के साथ है, तो ये आ जाएगा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.00125 इंटू 27 अपॉन 0.00125। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपका डेल्टा T2 जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है 800 समथिंग, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 854 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलना है, तो 854 प्लस 273 केल्विन में होकर आ जाएगी आपकी कितनी 1127 केल्विन। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। सेम जैसा आपने पहले किया ऐसे ये करना है, और है क्या, तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन 33 भी पूछा है मेरे से आपने, क्या कह रहा है ये, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। R इज इक्वल टू 2R नोड। अब यहां कह रहा है देखो, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल ऑफ इट्स एट 0 पे R नोड है, तो उसको किस टेम्परेचर पे जाकर डबल हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। बोलिए 2R नोड इज इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। R नोड कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। 1 को इधर ले आइए, दो बार 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। सो डेल्टा T इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो 1 बाई व्हाट इज अल्फा, अल्फा इन दिस प्रॉब्लम इज 4 इंटू 10 की माइनस 3। अल्फा इन दिस प्रॉब्लम 4 इंटू 10 की माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए बस अब तो ईजी है, 1000/4, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस। तो एट 250 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बिकम डबल। इसमें एक कंसेप्ट और पूछा है, हमने ए कर दिया, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो, डज दिस सेम टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल द कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड शेप, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज। आप देखिए टेम्परेचर इस फॉर्मूले में कहीं भी कोई डायमेंशन है, नो, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, इट विल रिमेन सेम। 8
does not depend upon dimensions, so it will remain same. No effect of dimensions on the टेम्परेचर. क्लियर. एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है आपने मेरे से. वैसे 37 इन्होंने दे दिया, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, क्योंकि जो आप ध्यान दो कलर कोड में माइनस में हमारे पास वैल्यूज नहीं थी. तो क्या कह रहा है, व्हाट विल द कलर ऑफ द थर्ड बैंड ऑफ द कोडेड रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस कितना है 0.34 ओम. क्या जाएगा 34 इंटू 10 की पावर -2. 34 इंटू 10 की -2. ये नेगेटिव में हमारे पास नहीं है, तो इसने दे रखा है सिल्वर कलर ये, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है. तो ये -2 के लिए गोल्ड -1 और सिल्वर -2 के लिए आ जाता है अगर वो कॉन्टिन्यूएशन में है तो, टॉलरेंस से पहले. इसलिए इसकी कोई हमें खास ज़रूरत नहीं थी, पर चलो बता दिया मैंने आपको. ये हो गया आपका. ठीक है. अब ये क्वेश्चन कलर कोड के ये सारे हो गए. अब आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपने पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर 38. देखिए, a wire of uniform cross section of length L has a resistance of 16 ohm. एक वायर है of uniform cross section, its resistance is 16 ohm. It cut into 4 equal parts. 4 पार्ट्स में काट दीजिए जरा. 1 2 3 4 हो गए. बोलना जरा. 16/4 4 ohm. Each part will have the resistance of 4 ohm. Clear? 4 ohm. Each part is stretched uniformly to length L. दोबारा L लेंथ तक खींच दिया इसको आपने. कितने टाइम्स 4 टाइम्स. तो R1 कितना आ जाएगा आपका n² R', यानी कि 4 स्क्वायर इंटू 4 16 इंटू 4 64 ओम आ गया. अब क्या कह रहा है, करा चुका हूं वैसे इसी प्रॉब्लम में आपको पहले, कल परसों मैंने पिछले उसमें थी, पर चलो पूछ लिया बता देता हूं. एंड द 4 स्ट्रेच पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इन चारों को 4 पार्ट हो गए, चारों को फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए. 1 2 बड़ा क्लियर आपको बताता हूं फिगर बनाकर मैं. 3 हो गए. बताइए हो गए 4 पार्ट. ये अगेन कनेक्ट देम इन पैरेलल. ये लीजिए कर दिया इन बोथ साइड्स. अब बोलिए 64 ओम 64 ओम एंड 64 ओम हो गए. अगेन पैरेलल में क्या आ जाएगा, तो 1/R P इज इक्वल टू 1/R' प्लस 1/R' प्लस 1/R' प्लस 1/R', 4/R1 बच्चों कितना आ जाएगा, तो RP कितना आ जाएगा R1/4 यानी कि 64/4 अगेन 16 ओम. कितना आ गया 16 ओम. देखिए एक बात और लॉजिकल समझ लीजिए अपने दिमाग में कि ये सारा खींचना तोड़ना मोड़ना इन रजिस्टर का क्या बेनिफिट है इसका. सोचिए आपने क्या पढ़ा, सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है. अगर आपकी ज़रूरत है वोल्टेज डिवाइड करने की तो आप ज़्यादा रजिस्टर्स किस में लगाएंगे, सीरीज में. अगर आपकी नीड है करंट को डिवाइड करने की तो आप किस में लगाएंगे, रजिस्टर्स पैरेलल में. ऐसे कैपेसिटर का है रजिस्टर का है. तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल है, ये नहीं कि हम कोई खेल खेल रहे हैं. तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी पढ़ाई हर एक न्यूमेरिकल एक लॉजिकल डिज़ाइन किया जाता है. तो बात समझ में आई भाई. कहीं आपको करंट क्या हो रहा था, आप सोचो आपको करंट ज़्यादा मिल रही थी तो आपको ये सब कुछ करना पड़ा. इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ, करंट 4 पार्ट में डिवाइड होगी आपकी. अब आपके अप्लायंस डैमेज नहीं होंगे. ठीक है ना. तो इसलिए सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग सबकी इंपॉर्टेंस है. अब आप आ जाइए 38 हो गया. एक
43rd पूछा है मेरे से। Two wires X and Y have the same resistivity, but their cross-sectional areas are in the ratio A1 by A2 are in the ratio of 2:3, and length in the ratio L1 by L2 are 1:2. They are first connected in series and then connected in parallel. आप जानते हैं कि ये दो वायर हैं, एक ये है रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरी R2 है। First they are connected in series and then in parallel to a DC source. Find out the ratio of drift speeds of the electrons in the two wires for the two cases. बोर्ड में आई प्रॉब्लम है। देखिए, अब आप देखिए, जब आप दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या पढ़ रखा है आपने? थ्योरी पे कमांड होती है न्यूमेरिकल करने से, इसलिए प्रैक्टिस करते रहा करो। क्या? करंट विल रिमेन सेम, दोनों में करंट सेम रहेगी इन सीरीज। सो IR1 इज इक्वल टू IR2। I इक्वल टू क्या होती है? NEAVD। क्लियर हो गया? तो VD इज इक्वल टू I/NEA। क्लियर? सबकी समझ में आ गया? NEA बच्चों, तो यहां में साफ क्लियर हो रहा है। तो VD1/VD2 इज इक्वल टू I/NEA1/I/NEA2। ये तो सब सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? A2/A1 +1 में आ गया। अब इतना मैथ तो आता है, 1/A1/1/A2, तो A2/A1, सो 3:2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन केस फर्स्ट विल बी 3:2। हो गया ये। और अब आपसे कह रहा है वो इन पैरेलल। अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों वायर को पैरेलल में लगा देते हैं लाइक दिस, क्या पढ़ रखा आपने? करंट विल नॉट रिमेन सेम बिकॉज सपोज I इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो I1 इन दिस, I2 बट पोटेंशियल विल रिमेन सेम अक्रॉस ईच V इज इक्वल, यानी कि VR1 इज इक्वल टू VR2। आप जानते हैं? क्लियर? तो दोनों की वोल्टेज सेम रहेगी, तो I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू NEAVD। ये लो फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर? तो हमें तो VD की रेशो चाहिए, तो अब आप इसको ले जाइए, V/R इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू NEAVD। अब बोलो, तो R इज इक्वल टू ρL/A, V इज इक्वल टू NEAVD इंटू R, दोनों की इक्वल हो जाएगी। सो V1 इज इक्वल टू NEAVD1 ρL/A। A विल कैंसिल आउट, ये फॉर्मूला बन गया हमारा NE ρL1/VD1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू NE ρL2/VD2, और वोल्टेज विल रिमेन सेम, तो बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। V1 इज इक्वल टू V2 इन पैरेलल, तो NE ρL2/VD2 इज इक्वल टू NE ρL1/VD1। NE विल कैंसिल आउट, रो विल आल्सो कैंसिल, तो L1/VD1 इज इक्वल टू L2/VD2। क्या आ जाएगा? VD1/VD2 इज इक्वल टू L2/L1। बेसिकली क्या मिल रहा है आपको? VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L इन दिस सिचुएशन। सच्ची बात ये है। तो L2/L1, और दोनों की रेशियो क्या दे रखी है आपको? ये 2:1, 2/1 यानी कि 2:1। क्लियर हो गया? दोबारा समझ लो इस प्रॉब्लम को आप, कि देखिए A1/A2 इज इक्वल टू 2/3 और L1/L2 कितना? 1:2।
टू रजिस्टर्स हैं, क्या कह रहा है, टू वायर्स एक्स वाई हैव द सेम रजिस्टिविटी, इसका मतलब सेम मटेरियल की हैं, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and length in the ratio of 1:2. They are first connected in series and then in parallel to a DC source. Find out the ratio of drift speed of the electrons in the two wires for the two cases. क्लियर होगी, तो बोर्ड में आई प्रॉब्लम है। अब बोलिए मेन बात क्या, when two resistors are connected in series then the current remains same across each of them and voltage divide तो करंट सेम रहेगी, और आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, IR1 इज इक्वल टू IR2, सो I इज इक्वल टू NEA VD, तो क्या आ गया, VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। इट मीन्स VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे फॉर्मूला रख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो VD1 इज इक्वल टू I अपॉन NEA1 अपॉन VD टू I अपॉन NEA2, ये कैंसिल हो जाएंगे, A2/A1 3:2। VR1 इज इक्वल टू VR2। अब बोलो जब आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पैरेलल में आपको पता है क्या सेम रहती है, वोल्टेज, तो VR1 इज इक्वल टू VR2 वोल्टेज, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, वोल्टेज विल रिमेन सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो I इज इक्वल टू V/R, तो NEA VD बाई NEA VD, तो देखिए V/R इज इक्वल टू NEA VD, तो V इज इक्वल टू NEA VD इंटू R, तो V1 इज इक्वल टू NEA VD1 रो L/A NE रो L1 VD1, ठीक, V2 इज इक्वल टू NE रो L2 VD2, हो गए दोनों। अब बोलो दोनों इक्वेट कर दीजिए, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। अब आप देखिए तो NE रो L1 VD1 ये रहा इज इक्वल टू NE रो L2 VD2, NE रो कट जाएंगे, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, सेम का कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल है, सेम रहेगी। तो हर वर्ड में मैं आपको कोई कंसेप्ट बताता हूँ। L2 VD2 इज इक्वल टू L1 VD1, तो बच्चों VD1 बाई VD2 L2 बाई L1 हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा, ये 1:2 गिवन था तो उल्टा कर दीजिए 2:1, so 2:1 will be the drift velocity in case of parallel grouping, and in case of series grouping it does not depend upon length, it depend on area of cross section, तो कितनी आ जाएगी 3:2। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का काम, जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपकी सब ले दी हैं, और कोई और भी हो तो नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, लेकिन बच्चों काम करो, और आप लोगों को फिर स्लो हो गए हैं बच्चे, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करो। तो हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल कर दिए, जो आपके डाउट्स थे मैंने ले लिए हैं। अब हम आप सोचिए कि हमने क्या क्या इसमें चैप्टर में पढ़ लिया है, दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं चीज़ें। आपने स्टार्ट किया था इसमें, एक्चुअली जो यूनिट सेकंड है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर आप देखें इस यूनिट में आपकी 3 चीज़ें मेन है, नंबर 1 करंट, नंबर 2 रेजिस्टेंस, और नंबर 3 EMF। अब आप सोचिए कहीं भी किसी भी सर्किट में हमें 3 चीज़ें चाहिए, सबसे पहले EMF वोल्टेज अप्लाई करनी है, फिर करंट फ्लो होगी और रेजिस्टेंस के थ्रू चलेगा ये सब कुछ, अप्लायंस होंगी आपकी, अप्लायंस भी थ्रू वायर ही कनेक्ट होती हैं सभी। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा सिंपल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन्स, उसके बाद उसमें रिलैक्सेशन टाइम, जो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, VD इज इक्वल टू E tau बाई M, और फिर आपने निकाला ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEA VD, क्लियर। तो करंट में हमने ये कर लिया I इज इक्वल टू NEA VD, बेसिकली इन ए कंडक्टर करंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने पढ़ी थी करंट डेंसिटी, याद करो,
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वायर का क्रॉस सेक्शन होता है, ये चीज़ें इस तरह, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, ध्यान दो, क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होती है, ये क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, तो इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो ये है बेसिकली बताया था कि हाउ द करंट फ्लो थ्रू ए वायर। भाई वायर आप रबड़ की ले लें, करंट फ्लो नहीं होती, तो वायर का बहुत बड़ा रोल है। तो वायर में मेन चीज़ क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, and at normal temperature, you can say at room temperature, the atom lose their electrons of the outermost orbit and they start to randomly move on the surface of conductor, so these are known as free electrons. तो वो इलेक्ट्रॉन जो एटम को छोड़ देते हैं क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपने देखा मेटल्स में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इनकी, कंडक्टर्स में। तो दे आर द कैरियर ऑफ द करंट बेसिकली इन द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सबकी समझ में आ गई। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया आपको इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आप ध्यान दें तो किसने, ओम ने। तो इसलिए आपने पढ़ा ओम्स लॉ, आपने 10th में भी पढ़ा था। याद रहे ओम्स लॉ की मेन बात क्या है, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। तो व्हाट आर द फिजिकल कंडीशन, करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। कब रह सकती है, जब फिजिकल कंडीशन सेम होंगी, टेम्परेचर शुड कांस्टेंट, प्रेशर एटसेट्रा। तो द वोल्टेज इक्वल टू क्या होती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये आपने पढ़ा है, अगर ये कोई रेजिस्टेंस है आर और ये आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी इसके, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो एक नया कॉन्स्टेंट हमें दिया ओम ने। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जिसको कहा गया, इट डिपेंड्स अपॉन द, यू नो वेरी वेल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो व्हाट इज दिस, बेसिकली हर पॉइंट में हमें फिजिक्स ढूंढनी है। रेजिस्टेंस क्या है, जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद आयंस। आयन कहाँ से आए, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। नेट इफेक्टिव चार्ज क्या बचता है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेन चीज़ें ये हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर दे कोलाइड विद आयंस, ड्यूरिंग द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। और यही कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आप देखिए इसका पॉजिटिव यूज, नेगेटिव क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पॉजिटिव क्या निकाल दिया, आपकी प्रेस है, गीजर है, आपके जितनी भी हीटिंग डिवाइस हैं सारी की सारी किस पे काम करती हैं, रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट I²RT पे, जो जूल्स ने दिया था हमें। उसके बाद बात आती है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, बेसिकली लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बेटर वर्ड है। क्यों, क्योंकि फेलियर नहीं है, हम हमारी गलती है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड द सेम फिजिकल कंडीशन। वाई, एज द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू विच द फिजिकल कंडीशन वेरीज। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाती है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना रह के आपने देखा कुछ इस तरह हो जाता है, इस तरह का ग्राफ हो जाता है VI में। तो अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बच्चे सोचेंगे कि सर ने छोड़ दिया है। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दे डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, वो मैं सेमीकंडक्टर में ही बताऊँगा। तो इसीलिए कोई ज़्यादा यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सर ने छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ कभी भी कोई टॉपिक। हाँ, अब क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी उससे डिपेंड करती है, तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो आप सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, आपकी थ्योरी में है तो वहीं कराएंगे। सेमीकंडक्टर्स डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। तो क्लियर होगा। रेजिस्टेंस पे आ गए हम, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रखा है, ये देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए, इट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी एरी रो आपको पता ही है, बेसिकली इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशंस आल्सो। तो इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है, R इक्वल टू रो एल बाई ए के बाद आपने क्या किया, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो आपने देखा क्या फॉर्मूला आ गया था, याद करो, रो इज इक्वल टू M अपॉन NE² टॉ। ये देखो इस फॉर्मूले में, और R इज इक्वल टू क्या आ गया था आपका, ML अपॉन
Ne² ATO। इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में डायमेंशन है तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में यहाँ डायमेंशन नहीं है। यहाँ हमें क्लियर होता है कि रेजिस्टिविटी क्यों नहीं डिपेंड करती डायमेंशंस पे। तो इसलिए बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, और वो कह देता है कि लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। नो, नेवर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। वो यहाँ क्लियर होता है इसमें। हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन दी factors: mass of the electron, length of the conductor, concentration of the electrons, and electronic charge, area of cross section, and relaxation time. But resistivity depend upon mass of electron, concentration of electrons, charge of electron, and relaxation time। और ये सब कांस्टेंट है तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। आपने पढ़ा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। सोचिए आप एक रूम में बैठे हैं और सब सिस्टमेटिक बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भगदड़ मच जाए रूम में तो सब लोग जल्दी जल्दी टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? सेम वे टेम्परेचर बढ़ता है तो भगदड़ मचती है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। बताया था मैंने आपको, ½ kT इज इक्वल टू 3/2 kT इज इक्वल टू ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, रैंडमनेस इंक्रीज करती है, दे स्टार्ट टू वाइब्रेटिंग। तो उससे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज द इफेक्ट। होगा क्लियर? इसके बाद कलर कोड बताया, आपको पता ही है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद कलर कोड, एक फॉर्मूला है, निकालने का तरीका है। पहले 2 कलर स्ट्रिप नंबर बताती हैं, दूसरी 10 की पावर, तीसरी टॉलरेंस बताती है। क्लियर होगा सबको? ये सारा मैंने आपको करा दिया था। सेम अब आप देखिए, वहाँ कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग थी, यहाँ आपकी रजिस्टर्स की ग्रुपिंग पढ़ी आपने। सीरीज पैरेलल, सोचिए करंट डिवाइड करनी है तो आप पैरेलल में लगाएंगे, और वोल्टेज डिवाइड करनी है तो रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। आप मोबाइल चार्जर की किट तोड़ेंगे तो मैंने बताया था, उसमें देखना रजिस्टेंस लगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कलर कोड के बाद आपको ग्रुपिंग करा दी रजिस्टर्स की। तो ये हमारा हो गया सारा काम, न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। अब हमारा नया काम शुरू होता है। इसके बाद नया टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वोल्टेज एंड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ ए सेल। अब हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। तो अब यहां से थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ी फिर चेंजेस आ गए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बच्चों, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। आप सोचिए, वर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बड़ी सिंपल सी बात है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, सारे बच्चे आजकल पढ़ाई में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जब आप काफ़ी देर मोबाइल यूज करते हैं तो बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये क्यों हीटअप होती है? इसका लॉजिक ढूंढिए। जो आपके मोबाइल की बैटरी है, आप काफ़ी देर यूज करने के बाद आपने देखा होगा वो हीटअप हो जाती है। क्यों हीटअप होती है? ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हो गया क्लियर? अब तो याद कीजिए, आपने केमिस्ट्री में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि एक सेल में क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं, कैथोड एंड एनोड। ये उस गैप पे ये 2, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। मान लीजिए कोई भी NaCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो। क्या देखा आपने? Na आयन और Cl आयन में तोड़ देता है इसको जब करंट फ्लो होती है। तो जब आयंस मूव करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, बिकॉज अपोजिट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, तो या 2H प्लस SO4 आप जानते हैं, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरह आ जाते हैं। तो जब ये आयंस मूव करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर
and due to their collision the kinetic energy will convert into the heat energy। आगे बात समझ में? जब किसी भी सेल के इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूव करते हैं, दे कोलाइड, ड्यूरिंग कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। तो दिस इज द रीजन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल। इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस in the electrolyte of a cell. It is the resistance offered by the electrolyte of a cell। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर ये कोई सेल है, इसको हम क्या, आपको सबको पता ही है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, इसका ईएमएफ ही है, तो इसको हम ऐसे सिंबल नीचे लगा देते हैं आर। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इट डिपेंड्स ऑन, सोचो क्या फॉर्मूला था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां क्या चीज है, ये नंबर 1 एरिया ऑफ प्लेट्स, हो गया। सेकंड गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना गैप है। और तीसरी चीज ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द, वही से ये रहा आपकी कंसंट्रेशन, ये लेंथ होगी, गैप बिटवीन टू प्लेट्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल। और मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि जब भी आप काफ़ी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो हीटअप हो जाती है। और ये हीटिंग क्यों होती है? ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आयंस इन द ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है सेल के अंदर, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये हमारा काम आज यहीं ख़त्म कर देते हैं। और आप लोग रेगुलर काम नहीं कर रहे डेली का डेली, मैं देख रहा हूँ थोड़े पीछे चल रहे हैं बच्चे, तो इसलिए हर बच्चा पूरा काम करे और तैयारी करे अपनी पूरी तरीके से, ठीक है। मैं जैसे ही आपका टेस्ट लूँगा, मैंने कई बार बोल लिया, आप सोच रहे होंगे सर ले नहीं रहे, उससे सिर्फ 2 दिन पहले बताऊँगा, पहला चैप्टर आपका तैयार हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक सबका, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन तक, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।